हम कल पढ़ रहे थे प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एनी डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है? एनी पर्सन हु इज एंजॉयिंग पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद दो जगह पे ये एनेबल हो जाता है जब हम बात करते हैं कि अब्यूज कब होता है, जब उसको कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता और अफेक्ट करता है कंज्यूमर्स कस्टमर्स को। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को। हम कल केस लॉज देख रहे थे। हमने एक कोल जनरेशन वाला देखा था, एक माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है ये कि रिलायंस कंपनी है जो, ठीक है, रिलायंस कंपनी ऑफ कोर्स टॉप कंपनीज में है अपने इंडिया में। ठीक है, उसमें हमें ट्रस्ट है, ठीक है, फेथ है कि हाँ वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगी बेस्ट ही होगा, एटलीस्ट क्वालिटी के लिए तो है। ठीक है, अगर वो अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में है ना, सपोज वो सीमेंट इंडस्ट्री में आ जाए, ठीक है, रिलायंस कंपनी ने खोला है रिलायंस सीमेंट्स, उसके सैक्स बना बना के बेच रहे हैं, हम लेंगे क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। ठीक है, अब वो इस डोमिनेंट पोजीशन का जो इसने ट्रस्ट से बनाई है पोजीशन, ठीक है, जो इसने ट्रस्ट से बनाई है अपनी एक पोजीशन, उसका फायदा उठा सकता है जब वो सीमेंट बेचने जाएगा। तो वो कितनी भी प्राइसिंग रखे, कैसी भी क्वालिटी दे, हम लेने जाएंगे। एटलीस्ट इनिशियल सेल जो भी उसकी होगी वो तो बेस्ट होगी होगी ड्यू टू रिलायंस। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो सीसीआई इस पे चार्ज लगाएगा कि ठीक है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने लोगों के ट्रस्ट का फायदा उठाया। ठीक है, अपने पोजीशन इसने कि अभी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन में हमने देखा कि प्राइसिंग क्वालिटी, हमने जो सेकंड पॉइंट देखा है कि कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटर्स को अफेक्ट करते हो आप, तो इधर पे कंज्यूमर्स अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि प्राइसिंग वो हाई भी चार्ज कर सकता है, क्वालिटी वो लो भी कर सकता है। अब रिलायंस कंपनी ने एक ट्रस्ट गेन किया हुआ है तो वो किसी भी इंडस्ट्री में जाए हमारा प्रेफरेंस बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो उस प्रेफरेंस का फायदा नहीं उठा सकते, तभी भी हम आपको पकड़ सकते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे भी कर सकता है वो किसी भी इंडस्ट्री में। आज होटल्स खोलने लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी फॉर्म में आप अफेक्ट कर रहे हो तो हम आपको पकड़ेंगे कि आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहे हो। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 देखो नेक्स्ट पेज पे। ये जो पॉइंट्स है ना, ये रेलेवेंट मार्केट, एंटरप्राइज, इन सब के मीनिंग्स हैं जो हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ मार्क नहीं किया। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बोलता है, क्या बताता है वो? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब है? इफ एन एंटरप्राइज और ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, प्राइसिंग की बात हो रही है, किसी को कुछ प्राइस दे रहे हो, किसी को कुछ प्राइस दे रहे हो, और अनफेयर मीन्स यूज करके आप प्राइसिंग लगा रहे हो। ठीक है, कंडीशन इन परचेज और सेल और गुड्स और सर्विस, उसी पॉइंट को, उसी सेंटेंस को पॉइंट्स में बनाया है। प्राइस इन परचेज और सेल इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइसेस और गुड्स और सर्विस। मैंने प्रीडेटरी का मीनिंग बताया हुआ था, द लोएस्ट प्राइस यू कैन चार्ज। इसमें एक्चुअली बेसिक प्रीडेट, नीचे इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, पहले हम वो देख लेते हैं कि आप बिलो द कॉस्ट भी जा सकते हो। ठीक है, टू गेन द मार्केट शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखो प्रीडेटरी का मीनिंग भी दिया, इसको मार्क कर लो, डायरेक्टली पूछ लेंगे प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है। It has been defined as sale of goods or provision of service at a price below the cost. हमको ये मेन लाइन याद रखनी, प्रीडेटरी यानी below the cost, as may be determined by regulation of production of goods or provision of services with a view to reduce the competition or eliminate competitors. तो आप ये क्यों कर रहे हो चार्जिंग प्रीडेटरी प्राइस बिलो द कॉस्ट? ऑब्वियसली टू गेन मार्केट शेयर। हमने तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स अफेक्ट होंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए कॉम्पिटिशन को आप बिलो द कॉस्ट, क्योंकि हमने याद है अमूल और वो जब हम मदर डेयरी ने, तो वो लोग ऐसी कॉस्ट लगा रहे थे कि कोई और चार्ज भी नहीं कर सकता था, तो कंपटीशन हटाने के लिए आप प्रीडेटरी प्राइसिंग चार्ज कर रहे हो।
इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे कि ऐसी कौन सी प्रीसिडेंट कंडीशन है जिससे पहले से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रीडेटरी प्राइसिंग है. सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. Selling of goods or provisions below its cost of production, or that practice is resorted to eliminate the competitors or reduce of competition. वही जो सेंटेंस में था वही नीचे 2 पॉइंट्स में. ये हो गया प्रीडेटरी. हम देख रहे हैं कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब कंसिडर करो, जब आप अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी करोगे, कोई कंडीशन लगा दोगे परचेज और प्राइस में. ठीक है, परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्राइस कैन बी प्रीडेटरी प्राइस ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दिया है कि दीज अबव थिंग, मतलब सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में दिया है, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है. शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन और प्राइस विच मे बी अडॉप्टेड टू मीट द कंपटीशन. मतलब किसी स्टार्टअप को एंटर होना है तो वो ऐसी प्राइस चार्ज कर सकता है जबकि उसका इंटेंशन ये नहीं कि मैं कंपटीशन हटाऊं, मैं कंपटीशन में एंटर हो जाऊं. इसलिए अब मुझे अगर न्यू सिम चाहिए तो मैं वो वाले चार्जेस अभी नहीं अप्लाई कर सकती जो पहले चलते थे. मुझे जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जो चार्जेस लगा रहे हैं मुझे वही मद्देनजर रखते हुए आना पड़ेगा कंपटीशन में. तो मैं तब थोड़ा सा एक आध प्राइस बिलो कर सकती हूँ कि मुझे एंटर होना है और फिर मैं प्राइस बढ़ा दूं, एक लेवल मैच कर लूं, पर मैं कंपटीशन हटाने के लिए नहीं एंटर हो रही हूँ. ठीक है, वही पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि किसी भी फॉर्म में आप, किसी ने कुछ बोला, ये एक ही सेंटेंस है, 3 पॉइंट्स में बताया है. दिस इंटायर इज अ सेंटेंस. ठीक है, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोजेस अनफेयर. देखो ये जब ये लगा होता है ना, ये कोलन, ये, तो इट फॉर्म्स अ सेंटेंस. जब भी तुम लोगों को अगर मैं बता देती हूँ, जब भी हम कोई भी आंसर को पॉइंटर्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसको आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हो, तो आप ऐसे नहीं करोगे इट हैज दिस फुल स्टॉप, इट स्टेट दैट फुल स्टॉप. आपको जब आप लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो आप, फैक्ट्स ऑफ द केस स्टेट्स दैट, यहां पे आपके पॉइंट्स चालू हो गए. फर्स्ट कि रिलायंस कंपनी हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस. अब इसके आगे आपको और सेंटेंस बनाना है ना, तो ये लगा के ऑफ ऐसे सीमेंट इंडस्ट्री, फिर फुल स्टॉप. नहीं भी तो और ऑल्सो इट इज चार्जिंग, ऑल्सो चार्जिंग दिस अमाउंट ऑफ प्राइस, ऐसे. ठीक है, देन यू कैन कम इन टू फुल स्टॉप. ठीक है, फिर देखो अगेन और लिखा है, फिर ये तो एक्चुअली सेकेंड और थर्ड पॉइंट की बात हो रही है. फर्स्ट पॉइंट तो इज अ पर्टिकुलर थिंग, उसके नीचे 2 पॉइंट्स हैं. डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन. ठीक है, इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्राइस. या तो आप कोई कंडीशन लगा दो या तो आप प्रीडेटरी प्राइस चार्ज करो, ऐसे. यही चीज अगर कोई बुक में होती ना, जो जो बनाते हैं CACS या जो भी पब्लिशर्स होते हैं, तो ये सेंटेंस फॉर्म में होती है, ऐसे फॉर्म में. क्योंकि ये लॉ है तो हम प्रॉपर बेयर चीज पढ़ रहे हैं ना, जैसे एक बेयर एक्ट आता है तो इसी फॉर्म में रीड कर रहे हैं जैसे एक लॉ बन के आता है. ठीक है, ये फायदे हैं मॉड्यूल पढ़ने के. ठीक है, प्रीडेटरी प्राइस भी हो गया. चलो ये मार्क करो इंपॉर्टेंट. अभी तक हमने समझा कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का मीनिंग, अब्यूज कैसे होता है और कैसे पता कर सकते हो किसी ने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया है, जब उसने कोई कंडीशन या प्राइस में झोल किया, अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी. ठीक है, डोमिनेंट रिफर्स टू,
यहाँ पे लिखा है डोमिनेंस रिफर्स टू पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ विच एनेबल्स और एंटरप्राइज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, वही पॉइंट, ठीक है। इट कॉम्पिटिटर्स या अफेक्ट्स इट कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स मार्केट्स इन इट्स ओन फेवर, है ना। अब अब्यूज क्या होता है, ये पहले डोमिनेंस बता दिया, फिर अब्यूज क्या होता है, impedes fair competition between firms, exploit consumers and make it difficult for other players to compete with dominant undertaking on merit। थोड़ी सी हाई लेवल की इंग्लिश लिखी है, पर इसको अगर पॉइंट्स में पढ़ोगे तो कुछ नहीं, उसने फेयर कंपटीशन के बीच में एंटर होने की कोशिश करी है और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी कंपटीशन को, बस, ठीक है। क्यों, कैसे एम्प्लॉयड किया है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन के मेरिट्स पे, जो जो उसके पास फायदे हैं अपनी पोजीशन के। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे इंक्लूड, क्या क्या करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कैसे पता कर सकते हैं। जब आप इम्पोजिंग कर रहे हो अनफेयर कंडीशन ऑफ प्राइस, हमने ऊपर देख लिया, प्रीडेटरी प्राइस, ये भी हमने समझ लिया, लिमिटिंग प्रोडक्शन, मार्केट और टेक्निकल डेवलपमेंट, ये हमने हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट में पढ़ा था, ठीक है। क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री, कोई एंटर नहीं हो सकता। अप्लाइंग, देखो एक पॉइंट, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू अ सिमिलर ट्रांजैक्शन। हमने जब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट के केस लॉस देखे तो हमने टर्म डिसाइड की थी कि ऐसी कोई कंडीशन जो आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये लाइन ना किसी भी बुक में नहीं दी हुई है, सिर्फ मॉड्यूल में दी है, हर जगह ऐसे दिया हुआ है कि आप कोई ऑब्लिगेशन लगा रहे हो मार्केट में जो बैठे हैं उनपे, कि अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर दी ना तो आप मेरे साथ एंटर हो सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजीज अगर आपको जाननी है, मैं एक डोमिनेंट पोजीशन पे हूँ, मेरी स्ट्रैटेजीज जाननी है कि मैं उस पोजीशन में कैसे बैठी हूँ, तो आपको एक कंडीशन या एक ऐसी डिसिमिलर, मतलब कि जो चीज उससे रिलेटेड नहीं है, ऐस मर्डर वाला केस, कि ऐसा कुछ कंप्लीट करके आओ टास्क, फिर मैं अपनी स्ट्रैटेजीज तुमसे शेयर करूंगा या फिर तुम मेरे साथ मार्केट में एंटर हो सकते हो, ठीक है। डिनाइंग मार्केट एक्सेस, किसी को ऐसा एक जगह पे, एक एरिया पे ऐसा होल्ड रख लेना मार्केट में कि आप डिनाई कर रहे हो उसको कि ये मार्केट में तुम एंटर नहीं हो सकते। यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज इन अनदर मार्केट, ये रिलायंस का एग्जांपल है कि भाई वो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, अब उस चीज का, उस ट्रस्ट का उसने एडवांटेज गेन करके क्या किया है, दूसरे मार्केट में भी वही चीज गेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहा है विद लेस क्वालिटी और लेस प्राइसिंग। तो एक जगह आपने अच्छा होल्ड बना लिया, अब दूसरे में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो कि यार वहां पे भी जाते हैं और कंपटीशन को अफेक्ट करते हैं बाय चार्जिंग लेस प्राइस, गिविंग बैड क्वालिटी, क्योंकि मेरे पर लोगों को ट्रस्ट है और मैं एक पोजीशन पे हूं। ये पॉइंट्स एज इट इज याद रखेंगे हम। पहला देखो, पहला बात क्या कर रहा है, डोमिनेंस यानी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस रेलेवेंट मार्केट में क्या हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप अफेक्ट कर रहे हो कॉम्पिटिटर्स को और कंज्यूमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, उसमें ऐसा है कि आपने एंटर किया फेयर कंपटीशन में और एक्सप्लॉइट कर दिया कंपटीशन। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वैसे ही याद रखो, जो इंग्लिश बोल रही हूँ ग्रामर बना लेना अपनी, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में, क्या है, अनफेयर प्राइस और कंडीशन, प्रीडेटरी प्राइसिंग, लिमिटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, creating barriers to entry, applying dissimilar conditions to similar transaction, denying market, using dominant position to gain advantage in another market। जहाँ पे dissimilar conditions to similar, अगर तुम लोगों को ये next time याद नहीं आए तो वहां पे example लिख लो, एक तो example से पहले लिख लो कि obligation setting an obligation in the market, ऐसा होना चाहिए। कि आप एक कोई भी चीज को पहले फॉलो करो फिर हम ट्रांजैक्शंस करेंगे आगे। सेटिंग एन ऑब्लिगेशन इन द मार्केट, ऐसा लिख लो। डिनाइंग यानी मना करना किसी को, ठीक है। डिनाई करना मतलब मैं अगर तुम्हें कोई चीज मना कर रही हूँ तो मैं तुम बोलोगी कि इन्होंने मुझे डिनाई कर दिया है, ठीक है। अब मना करना मतलब मार्केट एक्सेस, मतलब किसी को मार्केट में एंटर होना है, उसको भी मार्केट में शेयर चाहिए, उसे भी कंज्यूमर्स बनाना है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि यार मुझे भी अपना सिम कार्ड बनाना है और मार्केट में एंटर होना है, ठीक है, पर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन
मतलब जियो और ये सारे लोगों ने इतनी एक पोजीशन सेट कर ली है कि मेरे को एंटर नहीं होने दे रहे हो मार्केट में, ठीक है। अगर मुझे एंटर होना है तो हो सकता है मुझे उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहे कि नहीं एंटर हो सकते, तो ठीक है। हाँ, क्रिएशन, ये ऐसे सिर्फ पॉइंटर्स दिए ना उन्होंने, अलग अलग नहीं, ऐसे क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, मतलब प्रॉपर आपने बैरियर्स लगा दी कि कोई एंटर भी नहीं होगा। सेम वही है, डिनाइंग मार्केट एक्सेस, आप किसी को मार्केट शेयर नहीं होने दे रहे, ठीक है। हो सकता है कोई कंपटीशन में एंटर हो जाए, ठीक है, बैरियर नहीं है, एंटर तो हो गए, काम तो चालू हो गया, पर मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बस स्लाइट डिफरेंस है दोनों में कि एक बिल्कुल ही एंटर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कंपटीशन में ही नहीं आ पा रहा है, बैरियर है, वो बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर पा रहा है। एक जिसने स्टार्ट तो कर लिया है पर उसके पास मार्केट एक्सेस नहीं आ रहा। यार एमपी में इतना ज्यादा होल्ड कर लिया है ना कि यहाँ के तो लोग मेरे पास आ ही नहीं पा रहे, ऐसा वाला सीन, ठीक है। सबको समझ आ गया अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन? इससे पहले हमने एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स पढ़े थे और डेफिनेशंस पढ़ी थी। चलो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब सबको पता है। चलो, कंपटीशन में कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, पहले हम वो समझते हैं। जब भी कोई दो लोग कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दो बड़े एंटरप्राइजेस कंबाइन हो रहे हो या दो बड़े ग्रुप्स कंबाइन हो रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन सीसीआई बोलता है, उसने एक थ्रेशोल्ड लिमिट समझते हो? थ्रेशोल्ड नहीं पता, देखो कभी भी ना लॉ में ना लिमिट्स दी होती हैं, ठीक है, कि इस अमाउंट से ज्यादा का नहीं, इतने एसेट ज्वाइन हो के नहीं, तो वो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड यानी जो डिफाइंड लिमिट है, ठीक है। अगर आप इस लिमिट के ऊपर आते हो तो आपको सीसीआईएस को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसके नीचे हो तो आप खेल लो, कंबाइन हो जाओ, बहुत सारे एक्विजिशंस वगैरह होते हैं। अब क्यों देना सीसीआई को नोटिस? आप बड़े प्रोडक्शन लेवल एक साथ करोगे तो हम कहां से मार्केट में एंटर होंगे, ठीक है। कंपटीशन खत्म करने के लिए, यही है हैविंग अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होगा उनको सीसीआई अलाउ नहीं करेगा। उसने बस इतना बोला है कि अगर तुम कंबाइन होते हो तो प्लीज मुझे नोटिस दे दो, ठीक है। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं बताऊंगा ये कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है, ठीक है। नोटिस कब देना है, कैसे देना है, वो अभी हम समझेंगे। चलो, कॉम्बिनेशन हैज ब्रॉड कवरेज, इंक्लूड पहला एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, ये हमने पढ़ा है, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स, मर्जर भी दे दिया, और अमलगमेशन। चार चीजें याद रखनी है कॉम्बिनेशन में, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स, मर्जर्स और अमलगमेशन। अनलेस एग्जेम्प्टेड, कमीशन अप्रूवल इज मैंडेटरी। एग्जेम्पशन दी हुई है, एक एग्जेम्पशन मतलब समझते हो, छूट मिलती है। तो एक है अमाउंट या थ्रेशोल्ड लिमिट, एक लिमिट है जिनको छूट है, बाकी सबको नोटिस देना है, ठीक है। मर्जर और अमलगमेशन, मर्जर वेरी सिंपल, ए, हमने वो मछली नहीं देखी थी, ए प्लस बी, ए बी इज मर्जर, ए प्लस बी ओनली ए अमलगमेशन, या ओनली बी ए इसके अंदर मर्ज हो गया है, मतलब बोलने में ब्रॉडर टर्म अमलगमेशन होती है, उसके अंदर है। अब कंपनी लॉ पढ़ा है, पढ़ो, कंपनी लॉ में है सेक्शन, और इसका पूरा एक चैप्टर है, मर्जर एंड अमलगमेशन, सेक्शन 232 230। हाँ, वोडाफोन आइडिया इज अ मर्जर, वी ऐड आते हैं, वाहियात ऐड बनाई है उन लोगों ने। चलो, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो अब भी हमने पढ़ा वही लिखा हुआ है नीचे, एग्जैक्ट सेम चीज। हाँ, यही पढ़ना है हमको। इसमें लिखा है कि अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवर एंटरप्राइज एंगेज इन
competing business merger amalgamation between or amongst the intervened combining parties exceed the threshold limit, जो हम अभी पढ़ेंगे threshold limit क्या है. The threshold are specified in the act in terms of assets and turnover in India and outside India. ये भी हम समझेंगे, ठीक है. Entering into a combination which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India is prohibited and such combination shall be void. ये हमने पढ़ लिया है. Abuse of dominant position is prohibited. Anti-competitive agreement is void. Void. ठीक है. तो लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से आप ऊपर जाते हो और अगर आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाओ न जाओ बट हैविंग और कॉज टू हैव अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन within the relevant market in India or outside India is prohibited and that combination is void. ठीक है. ठीक है. चलो इसी में ही समझते हैं. चलो पहले लिखा है थ्रेशोल्ड फिलिंग द नोट फॉर फाइलिंग द नोटिस. मैंने बोला सीसीआई को नोटिस देना है, ठीक है. तो एंटरप्राइज लेवल है एक और एक ग्रुप लेवल और लिखा है, ठीक है. तो एंटरप्राइज लेवल हमने समझा था ओनली रिलायंस का कोई एक कंपनी और टाटा की दूसरी कंपनी मर्ज हो रहे हैं. इफ रिलायंस एंड टाटा बोथ द ग्रुप्स आर मर्ज्ड तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप लेवल, ठीक है. आई एम यूजिंग मर्जर वर्ड, बाकी सब आ जाते हैं. एक्विजिशन, कंट्रोल, शेयर, वोटिंग राइट्स और क्या पड़ा, मर्जर अमलगमेशन, ठीक है. ये चारों वर्ड्स याद रखने हैं. अगर आप एंटरप्राइज सिर्फ इंडिया में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इंडिया में मर्ज हो रहे हैं, उनके एसेट्स मोर देन 2000 करोड़ हैं, ठीक है. अब हमने पढ़ा था एसेट्स या टर्नओवर. देखते हैं दो कंपनीज के जुड़ने के बाद अगर एसेट्स मोर देन 2000 करोड़ होते हैं तो उनको सीसीआई को नोटिस देना है. नेक्स्ट, अगर ये बीच में और लिखा है, हाँ, एसेट्स छोड़ दो, अगर टर्नओवर मोर देन 6000 करोड़ होते हैं तो आपको सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा. क्या पढ़ा हमने, एसेट्स 2000 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 6000, इन दोनों में से कोई भी एक. ये क्या हो गया, एंटरप्राइज इंडिया में ही अगर मर्ज हो रहे हैं तो, ठीक है. वर्ल्ड वाइड विद इंडिया लेग, मतलब एक कंपनी इंडिया में है एक कंपनी बाहर है. अगर ऐसे लोग मर्ज हो रहे हैं लेकिन ओनली टू एंटरप्राइज, ठीक है. इफ दो एंटरप्राइज तो $1 बिलियन से ज्यादा विद एटलीस्ट 1000 करोड़ इन इंडिया एसेट्स. अगर आप एक कंपनी इंडिया में है एक कंपनी बाहर है, उन लोगों के बीच में मर्जर हो रहा है, उनके अगर कंबाइन एसेट्स कितने हैं, मोर देन $1 बिलियन, ठीक है. प्लस, अब और नहीं है, प्लस अभी हम इसको लिख लेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर प्लस एटलीस्ट 1000 करोड़ के एसेट्स इंडिया में होने चाहिए. इंडिया में होने चाहिए मतलब इंडिया में जो कंपनी बैठी है या फिर हाँ उसके पास, या फिर मर्ज होने के बाद उसको मिल रहे हैं, या जैसे भी 1000 करोड़ इंडिया में बैठे होने चाहिए, ठीक है, मर्ज होने के बाद. ये सब कंबाइन एसेट्स की बात हो रही है. यहाँ पे सी लिख लेना. दोनों के कंबाइन होने के बाद 2000 करोड़, कंबाइन होने के बाद $1 बिलियन प्लस 1000 एसेट्स इन इंडिया रखे उन्होंने, ठीक है. सेम अगर टर्नओवर देखना हो तो $3 बिलियन with at least 3000 crore in India. 2 3 जा 1, ये तो ये 3 की टेबल याद रख लो. 2 3 जा 6 और ये 1 और 3 टाइम्स, ठीक है. नीचे 4 आ जाएगा. चलो चलो ग्रुप लेवल, दो बड़े बड़े ग्रुप से तो ऑफकोर्स अमाउंट ज्यादा है. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि ग्रुप लेवल है तो उन्होंने अमाउंट ज्यादा दिया है. एनी विच वे अगर सिर्फ दो ग्रुप्स कंबाइन होंगे तो उनके बहुत इजीली 2000 करोड़ हो सकते हैं. इसलिए तब हम नोटिस नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं अगर ग्रुप लेवल इंडिया में मर्ज हो रहे हैं तो उनके कंबाइन एसेट्स एटलीस्ट 8000 करोड़ होने चाहिए और टर्नओवर से ज्यादा 24000 करोड़ से ज्यादा, ठीक है. तो 8000 और 24000 सिर्फ इंडिया एंटरप्राइज लेवल पे 2000 एंड
6,000, ग्रुप लेवल पे सिर्फ इंडिया एंड 24,000, ठीक है। वर्ल्ड वाइड मतलब एक कंपनी इंडिया में एक कंपनी बाहर है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो एटलीस्ट मोर देन $4 बिलियन with at least 1000 crore assets in India. इधर पे $, more than 12 billion with at least 3000 assets in India. ठीक है, तो 2000, 6000, 8000, 24,000 और बिलियन, 1 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 12 बिलियन और 1000, 3000 एटलीस्ट एसेट्स तो होने ही चाहिए। इजी, समझ आ गया सबको? चलो, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये डिमिनिस एग्जेम्पशन स्लैश टारगेट एग्जेम्पशन दिख रहा है, इसको एक बार रीड करना, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूं कि इसमें लिखा क्या है। डिमिनिस बोलते हैं इन लोग, यानी टारगेट एग्जेम्पशन, एक एग्जेम्पशन है। अभी हमने क्या देखा कि इतने इतने एंटरप्राइज ग्रुप लेवल के पास एसेट्स या फिर टर्नओवर होंगे, तो वो कॉम्बिनेशन में अगर एंटर हो रहे हैं और इतना इतना, तो उनको सीसीआई को नोटिस देना है। किनको नोटिस नहीं देना है वो इस पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। अब ये डिमिनिस एग्जेम्पशन कब आई थी, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर ऐसा बोला, फिर वैसा बोला, वो कहानी इसमें लिखी है। हमें मतलब है एग्जेम्पशन क्या है, ठीक है। एग्जेम्पशन क्या बोलती है, अगर टारगेट एंटरप्राइज, ठीक है, टारगेट एंटरप्राइज यानी जिस जिस कंपनी को आप अक्वायर कर रहे हो, ठीक है, इन इंडिया है, ठीक है, उसके अगर 350 करोड़ से कम के एसेट्स हैं, एटलीस्ट, इक्वल टू भी लिखा है, ठीक है, और 1000 करोड़ तक या फिर उससे कम का टर्नओवर है, तो आपको नोटिस नहीं देना, ठीक है। तो मतलब जो कंपनी इंडिया में है, अगर बाहर से कर रहे हो तो भी हर चीज इंडिया में ही देख रहे हैं, हमें मतलब नहीं बाहर कितना कम है। अगर इंडिया में 350 करोड़ से कम एसेट्स है या फिर 1000 करोड़ से कम टर्नओवर, याद हो रहा है ये? अभी हम एक बार डिसाइड कर लेंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो एक कंपनी के एटलीस्ट मतलब दोनों का नहीं, टारगेट एंटरप्राइज दिया फॉर अवेलिंग दी एक्विजिशन मर्जर अमलगमेशन। जो कंपनी छोटी कंपनी है, जब हम इसको ऐसे समझो, जब जब बोलते हैं कि बाय 3 गेट 3 है ऑफर, बाय 3 गेट 3 ऑफर है, तो अगर बाय 3 गेट 3 ऑफर है तो कैसे बाय 3, यहाँ पे तो 2000 का भी स्वेटर है और 5000 का भी स्वेटर है। अगर मैंने 3 5000 के ले लिए, 2 2000 का ले लिया, तो तुमको कैसे ऑफर मिलेगा? जो महंगा लोगे उसका। उसके बाद मतलब एनी विच में तुम्हें 15,000 तो भरना ही पड़ेगा, अगर तुमने मतलब 3 5 5 हजार के लिए और बाकी 2000, ऐसे होता है ना वो वाला, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा है कि जो टारगेट कंपनी है, जो छोटी कंपनी है, उसके ले रहे हैं इन लोग, ठीक है। इसको भी कंबाइंड लिख लो। अगर आपके कंबाइन एसेट्स, कंबाइंड टर्नओवर 350 करोड़ से कम होते हैं या टारगेट कंपनी के, बोथ वेज, ठीक है। अगर दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, उनके एसेट्स अगर 350 करोड़ से कम के हैं तो मत देना नोटिस, या टर्नओवर आपका 1000 से कम का है तो मत देना नोटिस, ओनली टारगेट कंपनी। अच्छा, अब हम देखते हैं नोटिस देना कब है भैया। मर्ज तो हो गया, अमलगमेशन हो गया, नोटिस कब देना है, ठीक है। सेक्शन 6 में बोलते हैं कि कंपनी अगर मर्ज हो रही है, रेलेवेंट जो भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो नोटिस दे दो। एक पहला पॉइंट है
जब भी आपका मर्जर अप्रूव होता है एक बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन में, तो जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई, ठीक है, उसके विद इन 30 डेज, उसके विद इन 30 डेज आप आके नोटिस दे जाओ। या फिर आपने कोई अग्रीमेंट किया है एक्विजिशन का, ऑफ कोर्स हुआ होगा, या आपका मर्जर अमलगमेशन, उस अग्रीमेंट, साइंड अग्रीमेंट जिस दिन साइन हुआ है उसके विद इन आके 30 डेज में नोटिस दे के जाओ। ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है कि अगर कोई कॉम्बिनेशन अफेक्ट करेगा, अप्रिशिएबल एडवर्स लाएगा, तो वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप एंटर होते हो कॉम्बिनेशन में, शैल गिव नोटिस टू द कमीशन डिस्क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। इसके फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है, आपको वो नहीं पढ़ने, ठीक है, वेबसाइट दिखाऊंगी कल मैं तुम लोगों को कॉम्बिनेशन की। ठीक है, उसके बाद इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एंड सबमिट द फॉर्म टुगेदर विद द फी प्रिस्क्राइब्ड बाय द regulations. Such intimation should be submitted within 30 days of board resolution or agreement. ये 2 पॉइंट्स याद रखना। इतना समझ आ गया? ठीक है, कॉम्बिनेशन होते हैं विद थ्रेशोल्ड लिमिट। कॉम्बिनेशन में 4 चीजें होती हैं, एक्विजिशन, कंट्रोल ओवर शेयर्स, वोटिंग राइट्स, या फिर मर्जर अमलगमेशन। ठीक है, और फिर अगर आप वो लिमिट से ऊपर जाते हो तो आपको सीसीआई को नोटिस देना है। एक एग्जामिशन दी हुई है कि अगर कंबाइंड एसेट्स या फिर कंबाइंड टर्नओवर 350 करोड़ से कम है या फिर उतने हैं, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से कम है, तो आपको नोटिस नहीं देना है। अब ये नोटिस भैया देना कहाँ है? प्रिस्क्राइब फॉर्म में एज फीस जो रेगुलेशन में प्रोवाइड है तब देना है, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट, एज द केस में बी। ये ना, ये पॉइंट देख रहे हो, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, इसके जस्ट बाद है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कुछ कुछ एग्जेम्पशंस आई थी। जब भी कंपटीशन एक्ट आया था ना, तो रूरल इंडस्ट्री के लिए, अर्बन इंडस्ट्रीज के लिए कुछ एग्जेम्पशन आई थी। हम एक एग्जेम्पशन पढ़ते हैं, पहला वाला। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, अभी वो हट गई है ऑफ कोर्स। देखो ये था, यहाँ पे तुम लोगों को टाइम लिमिट दिख जाएगा, जून 2022 तक थी, तो अब हट गई है। तो अब हमारे लिए ऑफ कोर्स रेलेवेंट नहीं, पर एक्सप्लेनेशन के लिए समझते हैं कि कैसे एग्जामिशन दी थी। ठीक है, सीसीआई भी ना बहुत होशियार है, उसने उसने भी सोच के दी थी एग्जामिशन। एग्जामिशन किस चीज के लिए दी थी कि नोटिस मत दो, 30 डेज बोला है ना लॉ ने, चलो 30 दिन के लिए मत दो। ठीक है, देखो पहले क्या लिखा है, 5 साल के लिए एग्जामिशन आई थी। ठीक है, 5 साल के लिए सीसीआई ने बोला था कि जो तुम आप नोटिस फाइल कर रहे हो, ठीक है, वो मुझे 30 डेज तक अगर नहीं दे पाते हो तो मत दो। ठीक है, लेकिन 5 साल में कभी भी दे दो। ये जो 5 साल है, छूट है, एग्जेम्पशन है भाई, 30 दिन तक नोटिस नहीं देना, खेलते रहो। ठीक है, आराम से देंगे सीसीआई को नोटिस। ठीक है, उसने बोला लेकिन जब भी नोटिस दोगे, जब भी नोटिस दोगे, मैं 210 दिन लूंगा। ठीक है, क्या लिखा है, नो कॉम्बिनेशन शैल कम इनटू अंटिल 200 हैव पास्ड द डे ऑफ नोटिस हैज पास्ड ऑर्डर। मैं एटलीस्ट 210 डेज लूंगा, या फिर मेरा ऑर्डर जब भी आए। ठीक है, तो एटलीस्ट 210 दिन वो लेंगे टू गिव यू एन ऑर्डर कि ओके दिस कॉम्बिनेशन इज वैलिड और दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट वैलिड। अब ये छूट क्यों दी है, दो लोग कंबाइन हो रहे हैं, अगर आपने विद इन 30 डेज नोटिस दे दिया, सीसीआई के पास ऑप्शंस होते हैं, सीसीआई के पास ही ऑप्शन है इसको अप्रूव करने का। ठीक है, इसको अप्रूव करता है सीसीआई, इसकी डेज मतलब डिफाइंड है कि हाँ 210 दिन तक उसको करना ही है। ठीक है, तो सीसीआई ने बोल दिया 5 साल में, मतलब ऐसा होता है 210 दिन तक अगर नहीं आया तो अप्रूव मान लेते हैं। ठीक है, 5 साल में कभी भी दे दो नोटिस, छोड़ दो 30 दिन। वो क्यों दिया, क्योंकि एज मच एज नोट इनिशियली लोग कंबाइन हो रहे थे, उसके पास बहुत सारे नोटिस आ रहे थे। ठीक है, उसको अप्रूव नहीं करने थे तब कॉम्बिनेशन।
ठीक है, उसने सोचा कि यार अभी मार्केट में इतने कॉम्बिनेशंस मुझे अप्रूव नहीं करने हैं क्योंकि कंपटीशन अफेक्ट हो सकता है, तो उसने छूट की दम पे कंट्रोल करने की कोशिश की इकोनॉमी में। ठीक है, तो उसने बस ये बोल दिया 5 साल में कभी भी आके दे दो, मैं एटलीस्ट इतने दिन तो लूंगा ही ऑर्डर पास के लिए, मैं अपने हिसाब से लूंगा फिर दिन कितने कब मुझे ऑर्डर देना है। ठीक है, उसमें नुकसान उन कॉम्बिनेशंस वालों का है इनडायरेक्टली। 210 दिन डिफाइंड है 5 साल में। ठीक है, 210 दिन बहुत होते हैं यार, आज तुम नोटिस दो 210 दिन बाद तुमको आएगा, तुम तब तक कितना बिजनेस कर सकते थे कंबाइन होके। ठीक है, ये सब एक एक्सप्लेनेशन है क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, अब हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं क्योंकि ये खत्म हो चुकी है एग्जाम्पशन। और देखो 2017 से दे दिया था। हाँ, ये जब जब हम यहाँ देते हैं नोटिस विद इन 30 डेज, ये 5 साल में इसने ये रोकने की कोशिश करी थी। ठीक है, एक बार इन ये अब देखो जैसे नेक्स्ट है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये जो बैंक्स हैं इनके लिए उसने एग्जेम्पशंस दी थी कि इन लोगों पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इन लोगों पे ये वाले सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये रूरल बैंक्स है ना। ठीक है, ऐसी एग्जेम्पशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक फ्रॉम सेक्शन 5 एंड 6 जो अभी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन का। ठीक है, और थ्रेशोल्ड लिमिट। फिर exemption of combination under in section 5 involving central public sector enterprise, ये गवर्नमेंट अपने ही एंटरप्राइजेस को भी exempt कर रही थी। categories of transaction not likely to have appreciable adverse effect on competition notice need not be to be filed। ये फिर अब देखो ये यहाँ पे पूरा वो दिया हुआ है कैसे नोटिस जाता है प्रोसेस, ये हमसे कभी पूछा नहीं उन्होंने एग्जाम में, एक बार तुम लोग रीड करके आना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। ठीक है, कि भाई पहले फॉर्म ऑफ नोटिस, ठीक है, कल हम वेबसाइट देखेंगे तो ये हम उसमें ही देख लेंगे कैसे जा रहा है। ऑब्लिगेशन टू फाइल नोटिस, सस्पेंसरी रिजीम, रिव्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, फिर वो सस्पेंड भी कर सकता है, पूरा रिव्यू करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 6, मतलब ऐसा है कि यार कंपटीशन एक्ट में अभी काफी कुछ पढ़ा। ठीक है, ये जो है ना ये प्रोसीजरल है। ठीक है, वो तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, प्रोसीजरल चीजें नहीं, पर स्टिल वी शुड नो क्योंकि यू नेवर नो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है। हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर देखा था, या कल हम टेस्ट भी देंगे तो हमको धीरे समझ आ जाएगा ओके दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स। ठीक है, बट देयर माइट बी अ केस दैट कैन कम फ्रॉम जो तुम लोगों को लगे ओ ये तो आउट ऑफ द कोर्स है, वो आउट ऑफ द कोर्स नहीं होता, वो मॉड्यूल में से कहीं घुस के निकल। अब प्रीडेटरी प्राइस कोई मॉड्यूल पढ़ेगा ना वो छोड़ देगा, अरे पता नहीं क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, पर वो ऐसी लाइन पूछ ली प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है और कितना इजी आंसर है उसका। तो इफ यू गो थ्रू द मॉड्यूल आपको अंडरस्टैंडिंग आती है कि ओके पेपर में इतना इजी पूछते हैं क्योंकि आपने सब पढ़ा है, वैसे रेलेवेंट है। हम एक बार ये तो पूरा डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है, कि इसमें क्या है। वी कैन मार्क इट डाउन, पर ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये जितना मैंने टिक किया है, जो हमारे लर्निंग फैक्टर्स के लिए वो मैं पूरा मार्क करा देती हूँ। नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हम इतनी देर से सुन रहे हैं सीसीआई सीसीआई सीसीआई, भैया सीसीआई है क्या? ठीक है, तो सीसीआई कुछ नहीं, एक बॉडी कॉर्पोरेट है हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कोई आए ना आए वो हमेशा एग्जिस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो उसके मेंबर्स रहे ना रहे, सीसीआई हमेशा एग्जिस्टिंग। तो व्हाट इज सीसीआई? इट इज एन अ बॉडी कॉर्पोरेट, perpetual succession and a common seal. तो having perpetual succession and a common seal, this is CCI. Commission has power to acquire, hold, movable or immovable property and to enter into a contract in its name or by the said name, sued or be sued. मतलब वो अपने नाम पे और उसके नाम पे भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी होल्ड कर सकता है, कुछ भी चीज अक्वायर कर सकता है, वेदर इट्स मूवेबल और इमूवेबल। ये हो गए हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मीनिंग। बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड एन कॉमन सील। कॉम्पोजिशन ऑफ कमीशन,
कमीशन के अंदर कौन कौन आता है, ठीक है। 1 चेयरपर्सन आते हैं, तुम लोग पहले बुक में देखो, कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन नॉट लेस देन 2, ठीक है, and not more than 6 other members. The chairperson and the members are to be appointed by CG. वहां पे लिख लो 1 chairperson, 2 या फिर नहीं 2 से 6 members, at least 2, not more than 6 members. ये हो गए हमारे कॉम्पोजिशन कमीशन में कौन बैठता है, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स प्रोवाइड दैट, अब चेयरमैन और मेंबर्स के पास किस किस पढ़ाई का ज्ञान होना चाहिए वो लिखा है। पहले लिखा है पर्सन ऑफ एबिलिटी, person of ability, integrity, standing, and who has special knowledge of such professional experience of not less than 15 years in international trade, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, and competition matters, including competition law and policy, which in the opinion of central government may be useful for the commission. सारी टाइप की पढ़ाई इनको आनी चाहिए, बहुत सारा लिखा है, इसको बस ऐसे समझो, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए भाई, पर्सन के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुमसे सारे सब्जेक्ट्स याद नहीं होते तो तुमने जो पढ़े हैं सब्जेक्ट्स वो ध्यान रखो, कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, बिजनेस, अकाउंटेंसी, उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंपटीशन पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स कंपटीशन लॉ का तो एक्सपीरियंस होना यहाँ पढ़ाई होनी ही चाहिए उसके पास, ठीक है, इन सबका नॉलेज होना चाहिए। प्रोवाइडेड एटलीस्ट, मतलब फिर वो देख जो 6 मेंबर्स बिठाए हैं उसमें से फिर वो 6 कर देंगे ना, 2 नहीं करेंगे। अगर 2 पर्सन है जिनको सब नॉलेज है तो ठीक है, 2 मेंबर इनफ है। अगर कि भाई हमारे पास अब वो एक्सपर्टीज है उसकी इस सब्जेक्ट में, लेकिन हमें फिर 6 और रख लेंगे हम, जिसके पास अकाउंट्स का, हाँ, मेंबर्स बिठा लेंगे। 6 पर्सन के पास तो होना चाहिए सारा। वो जब कमेटी नीचे पढ़ेंगे ना हम वहां पे, ये बोल रही है कि नहीं समझी, वो कह रही है कि अगर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड नहीं है, तो उस उनके साइड का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हर सेक्टर से। भाई सीसीआई बैठा है, अगर बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल मतलब कि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉम्बिनेशन हुआ है, तो भाई उस सेक्टर का पर्सन कहाँ है, तो अलग अलग कमिटीज बनती हैं इसमें, पर गवर्नमेंट ने लॉ में जब लॉ बनाया था तब उसके हिसाब से इतना नॉलेज वाला पर्सन बैठना चाहिए मेंबर में, हाँ, जितने हमने सब्जेक्ट्स देखे, ठीक है। फिफ्टीन ईयर्स एक्सपीरियंस बोल रहे हैं ना, तो 15 ईयर्स एक्सपीरियंस सोचो, मतलब एट दिस एज आई हैव ओनली 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, 4 ईयर्स एक्सपीरियंस, जब मेरे पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तब आई कैन गो फॉर सीसीआई का मेंबर विथ ऑल दी सब्जेक्ट्स, है ना। तो 15 ईयर्स में तो मेरी एज भी हो जाएगी ना उतने, खास खास के जा यार, अब ये तो सीजे डिसाइड करेगा। इफ वी कैन गो फॉर दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि ओके इसके पास है एक्सपीरियंस 10 साल में और वो कवर अप कर रहा है, तो इसको बिठा सकते हैं। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ना, हो सकता है वो 5 साल वाले को भी बिठा सके, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। नहीं, वो लॉ में नहीं लिखा है ना, अपॉइंटमेंट सीजी के हाथ में, 6 से ज्यादा का अपॉइंटमेंट सीजी के हाथ में नहीं है, ठीक है, लॉ को आप नहीं वॉयलेट कर सकते। इसमें देखो लिखा है प्रोवाइड दैट, ठीक है, दे शैल, ठीक है, शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हु हैज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ सच प्रोफेशनल्स। अब सच में आ गए,
ठीक है, सच प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 15 ईयर्स। अब जब लिख दिया है नॉट लेस देन 15 ईयर्स, तो वो सीजी की जब कंडीशंस होंगी ना फॉर अपॉइंटिंग दीज पीपल्स, उसमें उसके सीवी में, उसके रेज्यूमे में, या जिधर पे भी वो प्रोवाइड करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन, उसमें लिखा होना चाहिए आई हैव एन एटलीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो नो मैटर यू हैव 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, you should have at least 15 years का experience, then you can sit for member. Who did that? Me. चलो, selection of chairperson and member of commission. Chairperson and the members of the commission shall be appointed by CG. ठीक है, अब जब CG बैठेगा तो उसके लिए एक पैनल बैठेगी, ठीक है, from a panel of names recommended by selection committee. ठीक है, अब ये सिलेक्शन कमिटी क्या होती है? कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी। ठीक है, चीफ जस्टिस पता होंगे ना, एज अ चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मेंबर, ये कमिटी बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारे मेंबर्स को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हमारे मेंबर्स के पास 15 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, वो कमीशन बैठी, लेकिन कमीशन अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है। ठीक है, उस सिलेक्शन कमेटी में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर्सन है, ठीक है, या फिर उनके नॉमिनी, ठीक है, या फिर सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमारा एमसीए मेंबर, हाँ इसका मेंबर, द सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फिर मेंबर एंड 2 एक्सपर्ट्स रेप्यूटेड टू हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो हमने ऊपर सारे प्रोफेशंस पढ़े। ठीक है, तो वो 2 बड़े एक्सपर्टाइज भी, ये लोग मिलके क्या करेंगे, कमीशन में मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। अपने को क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ कमीशन, हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट एक चेयरपर्सन, ठीक है, अ चेयरपर्सन, फिर 2 नॉट मोर देन 6 मेंबर्स होने चाहिए। इनको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी फॉर्म करके इनको अपॉइंट करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर इनके अपॉइंटमेंट में हम देखेंगे कि ये लोग के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्पेशल नॉलेज है, फिर ऑल दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जब हम देख रहे हैं टर्म ऑफ ऑफिस और चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, तो 5 इयर्स और 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, इतना उनका टर्म है। टर्म यानी कि वो लोग इस पोजीशन में इतने टाइम के लिए बैठेंगे। 65 विच एवर इज अर्लियर ना, जो भी पहले, भाई 65 एज हो गई तो आप नहीं बैठोगे। ठीक है, एक लास्ट चीज डिस्कस करते हैं अपन, रेजिग्नेशन ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, अगर एक पर्सन बैठा है इस पोजीशन पे चेयरपर्सन, उसको रिजाइन करना है तो ऑफ कोर्स वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देके सीजी को रिजाइन कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट है उसका रिमूवल। रेजिग्नेशन तो प्रोसीजरल है कि आपने एक रेजिग्नेशन लेटर देना है, विद इन इतने इतने डेज का होना चाहिए वो टर्म ऑफ नोटिस, और फिर आप रिजाइन कर सकते हो कि मुझे इस पोजीशन में नहीं रहना है। लेकिन आपका रिमूवल हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है तो निकाल भी सकता है, बाय ऑर्डर रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर फ्रॉम हिज ऑफिस इफ सच चेयरमैन और मेंबर एज द केस में भी। नीचे पॉइंट दिए कब रिमूव करेगा। पहला है इज और एट एनी टाइम हैज बीन एजुकेट एज एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट हो गया भैया। ठीक है, हैज एंगेज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन पेड एम्प्लॉयमेंट। भैया आप चेयरपर्सन की पोजीशन में बैठे हो, आप मेंबर की पोजीशन में बैठे हो, उसके साथ साथ आप एक और ऑफिस में पेड एम्प्लॉयमेंट में हो, ये अलाउड नहीं, आपको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, नहीं। हैज कन्विक्टेड एन ऑफेंस विच इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। ये ना एक टर्म है विच इज यूज्ड इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड मतलब आप ऐसे ऑफेंसेस कर रहे हो जैसे कि मर्डर, इसके किसी के इमोशंस, ये मॉरल साइंस में नहीं आता है कि आप ये सब करोगे। ठीक है, किसी के इमोशंस भी जुड़े हैं। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ऑफेंसेस जो कंसिडर करते हैं मॉरल टर्पिट्यूड में, थेफ्ट भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप ऑफेंस करोगे जो मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है तो भी आप अलाउड रिमूव हो जाओगे। ठीक है, फिर हैज acquired such financial or other interest is likely to affect prejudicially his functions as a member। रिश्वत, ठीक है, अपनी उसने ऐसा पैसा लिया है जिससे उसकी जो पोजीशन है वो अफेक्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस
प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अब अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है, ठीक है। पहला है रिश्वत ली है, फिर पोजीशन का फायदा उठाया, दोनों में इसमें है कि उसके फंक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। ही हैज फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर। हाँ दोनों लिखा है, फिजिकल और मेंटल, तब हम उसको रिमूव कर देंगे। तो पहला है इंसॉल्वेंट, फिर अदर पेड एम्प्लॉयमेंट में है, मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व वाला ऑफेंस किया है, यानी इतने हाई लेवल का, ठीक है। उसके बाद फिर अगर किसी से फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया है उसने, नेक्स्ट अपनी पोजीशन का फायदा, अब्यूज ऑफ हिज ओन पोजीशन, या फिर फिजिकली मेंटली इनकेपेबल एज अ मेंबर। अपनी टर्म 5 साल की टर्म है, आप 5 साल के लिए चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, 5 साल, उसी 5 साल में आपने एक और पेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया है, भाई 5 साल बाद करो, 5 साल पहले करते। हाँ कहीं और जॉब कर रहा था, जिसके लिए सीसीआई का चेयरपर्सन एक ही है, अब वो कहीं और चेयरपर्सन नहीं होगा। इंस्टीट्यूट भी यही करेगा। हाँ हाँ, अब चेयरपर्सन है तो क्या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा क्या। चलो एक बार हम देख लेते हैं कि कंपटीशन लॉ पढ़ना कैसे है, या ये ईबीसीएल जो तुम लोगों को डाउट हो रहा है। अगर क्वेश्चन है कि फंक्शंस क्या है कंपटीशन एक्ट के, कंपटीशन एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। पहले फीचर्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट, ठीक है, ठीक है, 6 फीचर्स याद है सबको? हाँ। क्या? गुड। सस्टेन एंड प्रमोट कंपटीशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम पूछते हैं व्हाट इज कंपटीशन, नाउ व्हाट इज कंपटीशन इन द मार्केट, तो हमने वो बायर्स पैट्रोनेज वाला पढ़ा है। बायर्स पैट्रोनेज एंड मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर, मार्केट शेयर, गुड। उसको बोलो, समझ आ रहा है? अब बोलो, ठीक है। देखो हमने पहले देखा कि क्या फीचर्स हैं, उसके बाद फिर व्हाट इज कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है। तो हमने ये जो बॉक्स इंपॉर्टेंट मार्क किया है, इसमें हमने एक और लाइन पढ़ी थी, कंपटीशन हैज आल्सो डिफाइंड एज इकोनॉमिक, ये हो गया कंपटीशन, ठीक है। फिर कंपटीशन, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी, ये देखो मन से भी लिख सकते हो कि यार कंपटीशन एक्ट आया है तो उससे कितनी एफिशिएंसी बढ़ी है, कितने लोगों ने इनोवेशंस लेके आए, ये वो फॉर्म है। हाँ लिख सकते हो कि किस फॉर्म में एफिशिएंसी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद फिर कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, हमने ये बॉक्स मार्क किया था कि विदाउट पॉलिसी लॉ नहीं सही चलेगा, कंप्लीट नहीं है दोनों एक दूसरे के बिना, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर ये नीड्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड, हाँ, लेटर ऑफ स्पीशी, ये ना जब एक तुम लोगों को सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस वाला, नहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, हाँ देयर इज दिस एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वो हमको अभी नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यू गेट टू इंटरप्रिटेट, मतलब कोई भी लॉ बनेगा तो वो कैसे बनेगा, उसमें क्या फॉर्म्स होने चाहिए, ये वो टर्म है। द फॉर्मर यानी आगे वाला जो है, फॉर्मर यानी जो आगे वाला, एज अ जेनस, एंड द लेटर लेटर इज अ स्पीशी, आगे वाला है पॉलिसी एंड दैट इज लॉ। अब देखो हम फॉलो क्या करते हैं पॉलिसीज, ठीक है, लॉ तो बना दिया लेकिन हम फॉलो क्या करते हैं, तो जेनस मतलब कि वो इंपॉर्टेंट थोड़ा आगे है, स्पीशीज यानी वो पीछे रहेंगे, ठीक है। तो बस ये डिस्टिंग्विश इसलिए बोल दिया है कि जब आप लॉ लिखते हो तो लॉ और पॉलिसी को अलग अलग डिफाइन कर दो,
कि ये जो बनाई है वो पॉलिसीज है, ये जो बनाया है वो लॉ है, ठीक है। अब ये पर पॉइंट ये है कि फॉलो क्या कर रहे हो, पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं ना हम। लॉ तो इम्पोर्टेंट है ही, ऑब्वियसली प्रायोरिटी वाइज लॉ ही बड़ा है, हम बड़ा छोटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे और पीछे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ना टर्म ही पूरी वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वाली दी हुई, जेनस एंड स्पेशी, ये सब वैसे वाला है, ठीक है। हिस्टोरिकल चीजें हमने रीड करने बोली थी, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ एमआरटीपी एक्ट में हमने ये 4 पॉइंट्स याद किए थे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डेट्रीमेंट, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव। हमने दोनों का डिफरेंस भी देख लिया, हमने अनफेयर प्राइस क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक्स क्या होते हैं और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं वो भी देख लिया। आते जाओ ये सब रीड करने बोला था, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी हमें याद रखना था कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में तो एमआरटीपी एक्ट ऑब्सोलीट हो गया है, हमें इसे फॉलो करना है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड कंपटीशन इन मार्केट, ये राघवन कमेटी ने हमें एक्सप्लेन किया था, तो हमें वहां रेफर करना पड़ेगा कि कंपटीशन लॉ यूनिवर्सली एक्नॉलेज हो चुका है, ठीक है। बाय इंश्योरिंग ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ सर्विसेज मिलेंगे कंज्यूमर्स को, ठीक है, और मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, और प्रोड्यूसर स्ट्राइव करेंगे टुवर्ड्स इनोवेशन, इसलिए हमें कंपटीशन लाना है मार्केट में, ठीक है। डन। फिर आ जाते हैं हम, कंपटीशन एक्ट अब स्टार्ट हुआ है, तो हमें इसमें डेफिनेशंस देखी थी। एक्विजिशन की डेफिनेशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्वायरिंग और अग्रीइंग टू अक्वायर, शेयर ऑफ वोटिंग राइट्स, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट और एसेट्स। अरेंजमेंट जब हम देख रहे हैं तो अग्रीमेंट इज अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग एक्शन इज कंसर्न्ड, वेदर और नॉट फॉर्मल और राइटिंग, वेदर और नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लिखना ऐसे ही है वेदर और नॉट वाला। कार्टेल, कार्टेल इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स बाय अग्रीमेंट, ठीक है, अमंग्स देमसेल्फ टू लिमिट कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, वही उन्हीं का ही काम, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं और क्वालिटी को, ठीक है, हाई प्राइस और पुअर क्वालिटी चार्ज करते हैं। व्हाट आर द कंडीशन, 3 टाइप्स होते हैं, पहले तो इंटरनेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कुछ कंडीशंस हैं जो कंड्यूसिव टू कार्टेलाइजेशन है, हाई कंसंट्रेशन, फ्यू कॉम्पिटिटर्स, हाई एंट्री एग्जिट बैरियर्स, होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट। इससे पता चलता है कि कार्टेल फॉर्म हो रहा है, एक्सेस कैपेसिटी और हाई डिपेंडेंस ऑफ द और हिस्ट्री ऑफ कलोजन, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर की डेफिनेशन, इसमें हमने देख लिया रीसेल, कमर्शियल पर्पस और पर्सनल यूज, बाइंग और अवेलिंग ऑफ एनी सर्विसेज फॉर पेड, पार्टली पेड, मतलब फॉर कंसिडरेशन विच इज पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड और प्रॉमिस्ड। डन। ऐसे रिवाइज होना चाहिए फटाफट फटाफट। एंटरप्राइज में पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ पर्पस, लेकिन इसमें नॉन सोवरिंग फंक्शंस, नॉन सोवरिंग फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। गुड्स में आते हैं प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोसेस्ड है, माइंस है, शेयर्स और ये जो आफ्टर अलॉटमेंट है। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ऐसे रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद फिर रेलेवेंट मार्केट में 2 आते हैं, ज्योग्राफिक मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट। ज्योग्राफिकल यानी हम उनके एरिया के और उसमें सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं। शेयर्स जो जिनके साथ सिक्योरिटीज वोटिंग राइट्स के साथ आ रही है। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, नो एंटरप्राइज कैन एंटर इनटू सच अग्रीमेंट बिटवीन सेलर्स, प्रोड्यूसर्स, जो नाम दिए, ठीक है, which cause or likely to cause appreciable adverse effect on competition, and these agreements are void. There are 2 types of anti-competitive agreements, vertical. So when it comes to horizontal, we include allocation of market, product limit the control, price fixation, allocation of the market, bid rigging, और एक और है geographical area, ठीक है। और इसमें ओनर्स टू प्रूव डिफेंडेंट के पास होता है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू बिड रिगिंग के कुछ पॉइंट्स है जिससे पता चलता है कि बिड रिगिंग हो रही है। आइडेंटिकल बिड्स, लोएस्ट बिड, नॉट टू बिड ईच अदर अगेंस्ट ईच अदर, स्क्वीज आउट द आउटसाइड द बिडर्स, और फिर रोटेशनल बेसिस पे विनर डिसाइड कर, कॉमन नॉर्म्स पे कैलकुलेट कर लेना प्राइस। वर्टिकल पे आते हैं, टाइन अरेंजमेंट है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, रीसेल और रिफ्यूजल टू डील और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस।
व्हाट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में यही जो हमने पूरा सारा बोला है वो लिख लिया है उन्होंने, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये वाला पैराग्राफ खोलो इसमें, ठीक है, सीधे ये पढ़ लेना, पूरा ही सभी है इसमें, ठीक है। डोमिनेंस refers to position of strength, enables enterprise to operate independently, उसको competitive forces में क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, affects competitors and consumers in the market। अब वो एंटर करता है, अब्यूज कब होता है, जब वो फेयर कंपटीशन में एंटर करता है पर उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, ठीक है। डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन टू एंटर इनटू कंपटीशन, इसके कुछ कंडीशंस है जो इसमें भी इंक्लूड होती हैं, पहले इंपोजिंग अनफेयर कंडीशंस और प्राइस, ठीक है, प्रीडेटरी प्राइसिंग, लिमिट प्रोडक्शन और मार्केट या फिर टेक्निकल डेवलपमेंट, क्रिएशन बैरियर्स टू एंट्री, इसी के साथ डिनाइंग एक्सेस ऑफ मार्केट, और फिर स्मॉल इंडस्ट्री फार्मर्स को एंटर करना, बट कॉम्पिटिशन बड़ी फर्म के साइड से नहीं, लेकिन उसका मार्केट इतना है कि वो नहीं हो पा रहा, वो कुछ नहीं एग्रीमेंट कर रहा। आई डिडंट गेट इट, मतलब कोई स्मॉल फर्म है उसको एंटर करना है, ठीक है, वो तो सामने वाला उस पे लोगों का इतना ट्रस्ट है कि हम नहीं खरीद रहे न्यू। अब जितने स्टार्टअप सारे, तुम लोग ने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक के क्या प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे क्या? हाँ, तो कैसे पॉसिबल नहीं है? आज तुमको कोई भी बिजनेस करना हो, तुम्हारे पास गवर्नमेंट ने इतनी अथॉरिटीज दी है, तुम स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन लो, तो मार्केट में लोगों को, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उसने ऐसे शार्क टैंक वाले लोग बिठा के रखे हैं जो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। आज लॉ में इतनी सारी चीजें हैं, मतलब मैं तो लॉजिकल स्टार्टअप में काम कर रही हूँ, मैं तो स्टार्टअप्स के लिए ही काम कर रही हूँ, उनके लीगल कंप्लायंसेस, और विद इन 2 years दे आर अर्निंग नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल, तुम सोचो कि रिलायंस से ज्यादा तो कोई कमा ही नहीं रहा होगा, टाटा ग्रुप से ज्यादा। ये स्टार्टअप्स की अर्निंग देखो, एक तो ऑफ कोर्स यस, जो नहीं हो पा रहे उनको इन्वेस्टमेंट्स मिल रही, देन दे आर रेजिंग देयर बिजनेस, कि उनको मार्केट से उनको शेयर देना पड़ रहा है दूसरों को, पर उनके बिजनेसेस इतने इंटरेस्टिंग वे में आए हैं, वो इनोवेटिव, स्ट्राइविंग दैट इनोवेटिव। मैं कभी तुम लोगों के साथ फ्री होकर डिस्कस करूँ कैसे कैसे टाइप्स के स्टार्टअप्स आ गए हैं, क्लास बंद करके करेंगे, ठीक है। अभी डिनाइंग मार्केट एक्सेस, डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज अनदर मार्केट। कॉम्बिनेशन में आ जाता है क्या क्या, 4 चीजें, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स, मर्जर, अमलगमेशन। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आप जाते हो और तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, प्लस अगर आपके कॉम्बिनेशन कॉज और लाइकली टू कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया, तो इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज वॉइड, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर एंटरप्राइज लेवल इंडिया लेवल पे मर्ज हो रही है, तो मोर देन एसेट्स, कंबाइंड एसेट्स मोर देन 2000 करोड़, टर्नओवर, कंबाइंड टर्नओवर मोर देन 6000 करोड़, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर हो रहे हैं एंटरप्राइजेस ही, तो फिर मोर देन 1 बिलियन, एटलीस्ट इंडिया में एटलीस्ट 1000 करोड़ एसेट्स। और फिर अगर टर्नओवर देख रहे हैं तो 3 और 3000 एसेट्स। सेम ग्रुप लेवल, अगर इंडिया में 2 ग्रुप कंबाइन हो रहे हैं तो उनके कंबाइन एसेट्स गुड मोर देन 8000 करोड़, और टर्नओवर ये दोनों में से कोई एक भी हुआ तो आपको सीसीआई को नोटिस देना है। वर्ल्ड वाइड में अगर हो रहा है तो यूएस डॉलर 4 बिलियन, एटलीस्ट 1000 एसेट्स इन इंडिया, 12 बिलियन, एटलीस्ट 3000। एग्जेम्पशन क्या है, कंबाइन एसेट्स अगर किसी भी एंटरप्राइज के, ऐसे ही याद रखना, ठीक है, कंबाइन एसेट्स अगर किसी भी एंटरप्राइजेस के 350 करोड़, एटलीस्ट 350 करोड़ एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में इक्वल आ जाता है, ठीक है। और फिर या फिर कितना टर्नओवर 1000 करोड़। सीसीआई को नोटिस कब देना है? विद इन 30 days ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और अग्रीमेंट, साइंड अग्रीमेंट। वाओ, हो गया कंपटीशन। इसके बाद पता है क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भाई कमीशन क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुएटेड कॉमन सील, इट कैन बी स्यूड और कैन बी स्यूड, उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है वेदर रिमूवेबल और रिमूवेबल। फिर हमने देखा कॉम्पोजिशन ऑफ कमीशन, 1 chairperson, एटलीस्ट 2 और नॉट मोर देन 6। इन लोगों के पास एक्सपर्टीज होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस सारे स्पेशल नॉलेज होना चाहिए ऑल दी सब्जेक्ट्स में। इनको सिलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमिटी। इनका टर्म ऑफ ऑफिस है 5 years और 65। फिर रिमूवल के लिए पॉइंट्स है, इंसॉल्वेंट हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, पेड एम्प्लॉयमेंट में है,
ठीक है, अब्यूज ऑफ हिज पोजीशन या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर इनकेपेबल और फिजिकली नॉट मेंटली। बस इसके बाद फिर पेनाल्टीज हैं और छोटी छोटी चीजें हैं रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, दैट्स इट। कल हमारा सिर्फ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन तक, वी आर नॉट इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो आज ही पढ़ा ना।